गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, संधि, जिसको आप बहुत बारीकी से समझे, बहुत ध्यान से समझे। हिंदी व्याकरण जो है वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक आपको पूछे जाते हैं। संधि जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन 100% रहता ही है। इसीलिए आप इसको बहुत बारीकी से देखें, बहुत ध्यान से देखें। कोई भी चीज़ को आप जितना अच्छा से करेंगे वह आपको उतना ही अधिक समझ में आएगा, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर आप प्रतिदिन खेलने ही जाते हैं तो क्या खेलने में आपका इंक्रीजिंग होगा? खेलना जो है आपको ज़्यादा पसंद आने लगेगा। तो कोई भी गलत काम हो या अच्छा काम हो, अगर प्रतिदिन आप करते हैं तो उसी में आपका प्रोग्रेस होता है। लेकिन आप गलत काम ना करके अच्छा काम करें। आज हम बताने जा रहे हैं संधि। इसको बहुत ध्यान से समझे। अगर ध्यान से आप समझते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए, संधि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। संधि का अर्थ ही होता है मिलना, जुड़ना या संयोग होना। संधि का अर्थ हो गया मिलना, जुड़ना या संयोग होना। देखिए, इसका अर्थ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये क्या है। संधि का अर्थ होता है मिलना, जुड़ना या संयोग होना। तो इसको देखिए, मिलने का मतलब है कोई भी चीज़ मिलेगा, जुड़ने का मतलब ये जुड़ेगा, संयोग होने का मतलब भी है संयोग होगा। तो देखिए, इसमें क्या चीज़ मिलेगा वो समझिए। तो सबसे पहले आप वर्ण जानते होइएगा, अक्षर जानते होइएगा, ध्वनि जानते होइएगा। वर्ण क्या है कि वर्ण सबसे छोटी इकाई होता है जिसको आप और अधिक भागों में खंडित नहीं कर सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका वर्ण क हलंत। देखिए, इसको आप और अधिक भागों में छोटा कर सकते हैं क्या? छोटा कर सकते हैं क्या? या खुद क है, आधा क है, इसको और छोटा कर सकते हैं? नहीं। तो ये जो है आपका वर्ण है। तो इसमें क्या होता है संधि में कि वर्ण मिलेगा, दो वर्ण मिलेगा, दो अक्षर मिलेगा। सपोज दैट अब मान लीजिए कि कोई भी दो चीज जब मिलता है, आप कोई भी दो चीज को अगर मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अगर दो आदमी ही अगर टक्कर कर जाए तो उसे क्या होगा? कुछ आवाज आएगा थोड़ा सा, और उसके अलावा दोनों को कुछ चोटें आएंगी, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ ना। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होगा संधि में कि दो अक्षर मिलेगा। तो अब स्वाभाविक सी बात है रे भैया, जब दो अक्षर मिलेगा तो एक तीसरा कुछ बनेगा, तीसरे नए अक्षर का निर्माण होगा। तो इसका सबसे पहले डिफाइन आप कैसे कर सकते हैं, इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, बहुत बारीकी से समझे। मैं सिंपल भाषा में भी समझा देता हूं। जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो उससे एक रूप परिवर्तन होता है, यानी एक तीसरे नए अक्षर का निर्माण होता है। तो आप सिंपली भाषा में कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो अक्षर मिलकर एक तीसरे नए अक्षर का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो अक्षर मिलकर एक तीसरे नए अक्षर का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या इसको ये भी कह सकते हैं कि दो वर्णों को मिलने से जो उसके रूप में परिवर्तन होता है, या दो अक्षरों को मिलने से जो उसके रूप में परिवर्तन होता है। जब भी दो चीज़ मिलेगा तो कुछ परिवर्तन होगा, परिवर्तन मतलब अलग होगा। तो यही परिभाषा आपका हो गया। जब दो अक्षर को मिलने से जो उसके रूप में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ। दो अक्षरों के मिलने से या दो वर्णों के मिलने से, दो अक्षरों के मिलने से जो उसके रूप में परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। होता है
उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। देखिए जैसे में पो जोड़ अन बराबर पवन। तो देखिए यहाँ पे पो जो है ये आपको अयादी संधि जब पढ़ाएंगे तो उस समय समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए पो है यानी ओ है, ओ अक्षर और अ शुरू का इसका ओ और अ के बीच संधि जब होता है तो आपका बनता है अव। तो ये आपको पढ़ना है अयादी संधि में। अभी केवल इतना जाने कि पोज और अन बराबर क्या बनता है पवन, पोज और अन बराबर पवन। अभी केवल इतना ही जाने, जब अयादी संधि पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो आप जितना अच्छा से समझेंगे ये 100% गारंटी के साथ आपको संधि एक बार में समझ में आ जाएगा और आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये आपका परिभाषा हो गया। अब देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। आपका संधि जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर संधि क्या होता है। संधि तो आप समझ गए कि कोई भी 2 अक्षर, चाहे यहाँ पे क हलंत और अ भी मिल जाए तो आपका बनता है ग हलंत। तो देखिए जब 2 अक्षर मिला तो एक तीसरा नया अक्षर बना। चाहे आप देखिए अ जोड़ अ बराबर आपका बनता है आ। तो देखिए 2 अक्षर मिला, एक तीसरा नया अक्षर बना। ई जोड़ अ बराबर बनता है आपका य। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं जो आपका परिभाषा लिखाया गया कि 2 अक्षरों के मिलने से जो उसके रूप में परिवर्तन होता है। तो 2 अक्षर जब मिला तो देखिए उसके रूप में परिवर्तन हुआ। एक था क, दूसरा था अ, आपका बन गया क्या ग। अ और अ मिलकर के बन गया आ। ई जो अ मिलकर के बन गया य। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। तो परिभाषा के अनुसार आपका परिवर्तन हो रहा है। तो इसको आप परिभाषा लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। संधि आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग संधि। देखिए अब समझने वाली बात यह है कि स्वर संधि क्या होता है। तो बहुत बारीकी से समझे, बहुत ध्यान से समझे स्वर संधि क्या होता है। आप जब वर्ण आप पढ़े होंगे, जब आपने वर्ण पढ़ा होगा तो उस समय स्वर वर्ण का अध्ययन जरूर किया होगा कि स्वर वर्ण क्या होता है। आपने अध्ययन किया होगा कि स्वर वर्ण वो होता है जिसको दूसरे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वो स्वतंत्र होता है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो स्वर वर्ण क्या होता है, वो इसमें स्वर्ण वर्ण का समझना है, इसलिए मैं स्वर वर्ण समझा रहा हूं। तो स्वर वर्ण क्या होता है, जैसे देखिए अ, आ, ई, दीर्घी, उ, इस तरह से होता है स्वर वर्ण। और तक ये आपका क्या होता है, स्वर वर्ण होता है। तो देखिए इसको अगर आप उच्चारण करते हैं, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, यानी आपको बोलकर जब देखते हैं तो अ बोलिए। अ बोलते हैं तो डायरेक्ट आपका अ बोला गया, आ बोले तो आ बोला गया, ई बोले तो ई बोला गया, उ बोले तो उ बोला गया। लेकिन यही जब बात होती है क की, यानी वो व्यंजन वर्ण होता है क, तो जब तक आप अ नहीं बोलते हैं तब तक क नहीं बोलेगा। आप अपने प्रोनाउंसिएशन करके देख सकते हैं या बोलकर देख सकते हैं कि जब भी आप क बोलेंगे तो उसमें अ आ ही जाएगा। बिना अ के आप अगर क बोल ले तो हमको कॉल जरूर करें। इसीलिए ये स्वर वर्ण हो गया जो किसी पर आश्रित नहीं है, वो खुद स्वतंत्र है, वो खुद स्वतंत्र है भैया। अब व्यंजन वर्ण जो है वो आश्रित है, वो स्वर वर्ण पर आश्रित है, उसका अगर सहयोग नहीं लेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। तो स्वर वर्ण होता है आपका, ये हो गया व्यंजन वर्ण हो गया, जो आपका क ख ग घ ङ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, ये सब आपका व्यंजन वर्ण होता है। तो स्वर संधि में हम स्वर वर्ण की चर्चा क्यों किए हैं उसको अब समझिए। अगर ये आप लोग नोट कर लिए होंगे
तो मैं मिटा दूँ, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, संधि को मैंने बताया कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो हम पहला चर्चा करेंगे कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि क्या होता है, तो मैंने स्वर वर्ण अभी समझा दिया, स्वर वर्ण अभी समझा दिया। अब समझिए स्वर संधि क्या है। तो इसमें क्या होगा, जब भी संधि की बात होगी तो 2 अक्षर जरूर मिलेगा, 2 अक्षर मिलेगा तभी जाकर के आपका संधि होगा। 2 अक्षर जब तक नहीं मिलेगा आपका संधि नहीं होगा। तो यहाँ पे स्वर संधि में क्या है कि जो दोनों अक्षर मिलेगा, मैंने पहले बताया था कि देखिए क हलंत और अ मिलता है, आपका गो हलंत बन जाता है। अब देखिए क हलंत और अ मिलता है तो गो हलंत बन जाता है। और कहाँ से गो हलंत बना, इसको हम जब व्यंजन संधि का नियम बताएंगे उस समय आपको चर्चा करेंगे। अब बिल्कुल घबराए नहीं कि कहाँ से आ गया, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप केवल वीडियो को देखते रहें। ये कैसे आया ये आपको एकदम सिंपल है, केवल मेरे वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें। अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे 2 अक्षर मिला, तीसरा बन गया। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, व्यंजन है। आपका क जो है आपका क्या है, व्यंजन है। और जो है आपका क्या है, स्वर है। और जो है आपका क्या है, स्वर है। तो देखिए एक व्यंजन है और एक स्वर है। लेकिन स्वर संधि ये कौन सा संधि है मैं समझाऊंगा। ये देखिए स्वर संधि में क्या होगा कि जो दोनों अक्षर मिलेगा स्वर ही होगा। जो दोनों अक्षर मिलेगा वो दोनों स्वर होना चाहिए। एक स्वर रहे दूसरा व्यंजन रहे, वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा, वो स्वर संधि नहीं होगा। जब भी होगा तो वो आपका क्या होगा, दोनों क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वर संधि और दोनों क्या है आपका स्वर वर्ण ही है। और जब भी हम लिख देते हैं अ जोड़ क, ये आपका क्या हो गया, स्वर संधि का उदाहरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अ जो है आपका स्वर वर्ण है, लेकिन क क्या है, व्यंजन वर्ण है। क आपका व्यंजन वर्ण है तो ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा। अगर यही मैंने बोल देता हूँ ई जोड़ उ, ये अगर मिलता है तो आपका क्या, ये स्वर संधि का उदाहरण होगा। ये आप बोल सकते हैं ये स्वर संधि का उदाहरण होगा, तो बी इसका बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए ई भी आपका स्वर वर्ण है, उ भी आपका स्वर वर्ण है, तो स्वर संधि का उदाहरण होगा। और जैसे मान ले क हलंत जोड़ उ, ये आपका स्वर संधि का उदाहरण होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि क हलंत व्यंजन वर्ण और उ जो है आपका स्वर वर्ण। लेकिन क्या होना चाहिए, स्वर वर्ण में दोनों अक्षर स्वर होना चाहिए। यानी इसका अगर फॉर्मेट हम तैयार करें तो पहला अक्षर स्वर और दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए, स्वर, तभी जाकर के आपको स्वर संधि का उदाहरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो स्वर संधि का उदाहरण कब होगा, जब दोनों अक्षर स्वर हो। जब दोनों अक्षर स्वर हो तो इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, परिभाषित कैसे कर सकते हैं, वो देखिए। तो स्वर संधि 2 स्वर वर्णों के मिलने से, यहाँ पे जब भी मिलेगा क्या मिलेगा, स्वर वर्ण, स्वर प्लस स्वर, दोनों अक्षर स्वर रहेगा। तो 2 स्वर वर्ण, 2 स्वर वर्णों, जब 2 आ जाता है तो उसमें बहुवचन आ जाता है। तो 2 स्वर वर्णों के मिलने से या 2 स्वर वर्णों के मिलाने से जो उसके रूप में परिवर्तन होता है, यानी जो उसका परिवर्तन आता है उसके अंदर, वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। तो इसको आप परिभाषित सिंपल भाषा में कैसे कर सकते हैं कि 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो उसके रूप में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो उसके रूप में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसका डिफिनीशन मैं लिख देता हूं, 2 स्वर वर्णों के, 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो उसके रूप में परिवर्तन आता है, रूप में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया डिफिनीशन है जिसको आप अपने समझ कर भी लिख सकते हैं। इसको मैंने बताया कि 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो उसके रूप में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं।
जैसे देखिए इति जोड़ आदि आपका बनता है इत्यादि। देखिए ये कैसे बनता है, यहाँ पे फर्स्ट शब्द का लास्ट अक्षर क्या है, ती यानी हर्ष ई है, आदि यानी आ है। ई और आ जब भी मिलता है आपका क्या बनता है, या बनता है। ये आपको कैसे बनता है ये आपको यन संधि में मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। ये बहुत ही ई जोड़ आ जब भी मिलता है आपका या बनता है, ये यन संधि में आपको पढ़ना है। अब देखिए स्वर संधि का आप परिभाषा जान गए, स्वर संधि कौन होगा कौन नहीं होगा ये भी आप जान गए कि दोनों अक्षर क्या होगा, स्वर प्लस स्वर। अब देखिए अगला जो है आपका दूसरा क्या है, व्यंजन संधि। इसको आप ध्यान से समझे, कि व्यंजन संधि क्या होता है। तो व्यंजन संधि का फॉर्मेट मैं बना देता हूं एक समझने के लिए, ये आप लिखे नहीं, ये समझने के लिए मैं ऐसा बनाता हूं। तो फॉर्मेट में बना देता हूं जिसके अनुसार आप डिफाइन कर सकते हैं। व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन। तो इस फॉर्मेट का देखिए मतलब क्या है, इस फॉर्मेट से आपको परिभाषा झलक गया होगा। इस फॉर्मेट से ही आपको परिभाषा मिल जाएगा कि जिस संधि का पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो। जिस संधि का पहला अक्षर व्यंजन हो और दूसरा अक्षर क्या हो, स्वर या व्यंजन हो, तो इसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। देखिए एक सिंपल सा फॉर्मेट अगर आपको मालूम हो गया, फॉर्मेट अगर यहाँ पे है व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, इसके कहने का मतलब क्या है कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। दूसरा अक्षर या तो स्वर रहे या व्यंजन रहे, दूसरा अक्षर या तो स्वर रहे या व्यंजन रहे। तो देखिए इसको परिभाषा डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि जिस संधि का पहला अक्षर व्यंजन हो तथा दूसरा अक्षर स्वर या व्यंजन हो, तो इस प्रकार की संधि को स्वर या व्यंजन कहते हैं। तो इस प्रकार की संधि को स्वर या व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है पहला अक्षर ऑलवेज हमेशा व्यंजन होना चाहिए, ध्यान में रखें। पहला अक्षर स्वर नहीं होगा, पहला अक्षर व्यंजन होना चाहिए, चाहे दूसरा अक्षर या स्वर हो या व्यंजन हो। तो अगर ये मैं लिखता हूँ तो ये देखिए क्या स्वर संधि का उदाहरण है, सॉरी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए पहला अक्षर आपका व्यंजन है, दूसरा अक्षर क्या है, स्वर है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि परिभाषा ही कहता है कि पहला अक्षर व्यंजन हो, दूसरा स्वर या व्यंजन हो। अगर मैंने यहाँ पे लिखता हूँ क हलंत प्लस घ, तो क्या यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए पहला अक्षर व्यंजन दूसरा व्यंजन, तो भी यह व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। अगर यही मैं लिख देता हूँ अ प्लस क हलंत, तो क्या यह व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, क्या यह व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट कह रहा है आपका कि पहला अक्षर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, दूसरा अक्षर स्वर या व्यंजन हो। लेकिन इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि पहला अक्षर क्या है, स्वर है, दूसरा अक्षर व्यंजन है, लेकिन पहला अक्षर जब स्वर हो गया तो क्या होगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण आपका नहीं होगा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा। तो देखिए ये चीज़ समझ गए, और इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। व्यंजन संधि का परिभाषा मैं लिख देता हूँ, जैसे फॉर्मेट बनाया था उसी प्रकार आपका परिभाषा लिखाया था। फॉर्मेट था देखिए व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन, ये मैं अपने से बताया हूँ, यह आपको किताब में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैं अपने से बनाया हूँ। तो इसके अनुसार आप देखिए जिस संधि का पहला अक्षर या पहला वर्ण, पहला अक्षर व्यंजन हो तथा दूसरा अक्षर स्वर या व्यंजन हो, तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। या आप अगर परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। परिभाषा अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर बाद में भूल जाइएगा, इसलिए आप लिख जरूर लें। तो परिभाषा हो गया, जिस संधि का पहला अक्षर व्यंजन हो तथा दूसरा अक्षर स्वर या व्यंजन हो, तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आपका देखिए क हलंत जोड़ झ जब मिलता है तो आपका बनता है गो हलंत। आखिर ये कैसे बनता है,
कैसे बनता है इसको जब व्यंजन संधि का नियम पढ़ाएंगे उस समय समझाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा चाहे कि आप अभी समझ ले तो आपका नियम व्यंजन संधि में कहता है कि यदि क हलंत के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय अक्षर या चतुर्थ अक्षर रहे तो वह पहले अक्षर के तृतीय अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब देखिए पहला क हलंत, ये च वर्ग का चौथा अक्षर है तो कहता है कि क वर्ग के बाद अगर चतुर्थ अक्षर रहे तो वह पहले अक्षर का तृतीय अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। पहला अक्षर क वर्ग है, उसका तृतीय अक्षर क्या होगा, ग हलंत है। जब मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल देखना ना भूलें क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं। अब देखिए व्यंजन संधि आप समझ गए। अब तो देखिए मैं संधि बता चुका हूँ, संधि का प्रकार बता चुका हूँ, स्वर संधि क्या होता है वो भी बता चुका हूँ। आज आप लोग समझेंगे विसर्ग संधि। उसके पहले मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ किसी भी चीज़ को रटे नहीं, उसको दिल से समझे। अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपके दिमाग में जाएगी। ये मेरा आपसे 100% वादा है। आप कोई भी चीज़ को जितना बारीकी से अध्ययन करेंगे वो आपको उतना ही जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि होता क्या है? देखिए सबसे पहले ये बात है कि जो नाम होता है उसी के पीछे उसका परिभाषा झलकते रहता है। आप अगर विसर्ग संधि है इसको अगर सोचे तो विसर्ग ही नाम क्यों पड़ा, तो इसमें कहीं ना कहीं विसर्ग का चर्चा अवश्य होगा, तभी तो इसका नाम विसर्ग पड़ा है ना। तो देखिए विसर्ग यही होता है, आप जानते होइएगा। तो इसका परिभाषा क्या है? सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मेट में बना देता हूं। विसर्ग के बाद विसर्ग रहेगा और उसके बाद स्वर या व्यंजन रहेगा। तो देखिए कहने का मतलब यह है इसको अगर परिभाषित किया जाए तो देखिए इसको परिभाषित आप कैसे कर सकते हैं सिंपली भाषा में। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के रहने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के रहने पर जो उसके रूप में परिवर्तन होता है, जो उसके रूप मतलब जो उसके अक्षर में परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। यानी मैं सिंपल भाषा में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के रहने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के रहने पर जो रूप में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के रहने पर जो उसके रूप में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आप अगर परिभाषा इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे में देखिए विह जोड़ तार, ये आपका बनता है विस्तार। ये कैसे बनेगा? जब इसका मैं विसर्ग संधि का नियम बताऊंगा उस समय आप समझेंगे कि विह जोड़ तार बराबर विस्तार कैसे होता है। तो नियम ही कहता है कि विसर्ग के बाद यदि त रहे, त या थ रहे तो विसर्ग दंती स हलंत में परिवर्तित हो जाता है। हल में दंती स हल में परिवर्तित हो जाता है। हल का मतलब होता है आधा। अगर देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि विसर्ग है उसके बाद क्या है? त है। तो आपका नियम ही कहता है, जब विसर्ग संधि का नियम बताएंगे तो आपका नियम कहता है कि विसर्ग के बाद यदि त रहे तो विसर्ग जो है किस में बदल जाता है? दंती स हलंत में। ये आपका नियम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? वी है,
वी के बाद विसर्ग और त में क्या हो रहा है, संधि हो रहा है। तो संधि विसर्ग और त के बीच जब संधि होगा तो क्या बन जाता है, दंती सहलंत। और आपका क्या बच गया, ता और र, क्या बन गया, विस्तार। तो देखिए इसको मैं आगे चर्चा करेंगे जब विसर्ग संधि का नियम बताऊंगा, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे, देखते रहें। देखिए अगर आप परिभाषा नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब विसर्ग संधि हो गया। विसर्ग संधि की परिभाषा भी लिख दिए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के रहने पर जो उसके रूप में परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तीनों परिभाषा आपका हो गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के प्रकारों का वर्णन करेंगे। तो देखिए अगर इसको लिख लिया हो तो मैं मिटा दूँ,